आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट यूनिट है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजनीतिक शब्द किसने किया नाम दिया था, उसके बाद इसको राजनीतिक विज्ञान नाम किसने दिया था और राजनीतिक विज्ञान का पिता कौन है। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये है सिलेबस। तो ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था और नोट्स मैंने बताया था आपको मैं कहाँ से बना रही हूँ। मैं नोट्स बना रही हूँ RBSC की जो पूर्व में चलती थी बुक 11th क्लास पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान है और 11 क्लास की बुक है। इसमें से ये टॉपिक हटाए गए हैं जो पहले थे। और इनमें से आपको पता हो तो कल पहले जो सिलेबस था ना उसके अंदर शक्ति सत्ता वैधता ही था, लेकिन वर्तमान में ये सब देखो राज्य संप्रभुता मूल अधिकार वगैरह सब जोड़े गए हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको सिलेबस है। ये सेकंड ग्रेड SST का है। अगर स्कूल व्याख्याता में अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट हो तो ही पढ़ना, या आपका सेकंड ग्रेड SST सेकंड जो हो तो वहाँ पढ़ना। और UGC नेट में पॉलिटी है तो भी पढ़ सकते हो आप। अगर आप इको के शास्त्र हो जियोग्राफी के जो विद्यार्थी हो तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना। तो हम स्टार्ट करते हैं नोट्स। RBSC सेकंड ग्रेड SST फर्स्ट यूनिट राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान शब्द है ना, ये पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद है जो यूनानी शब्द पॉलिस से बना है। पॉलिस का जो अर्थ है वो नगर या राज्य जिसका विकसित रूप है विस्तृत ही राजनीति है। विस्तृत और विकसित रूप ही क्या है, राजनीति है। और अरस्तु ने जो ये RBSC बुक में मेन फर्स्ट पेज पे ही लिखी हुई है, मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है और वह जो राज्य के बिना रहता है ना वो देवता या पशु है। राज्य के बिना कोई रह भी नहीं सकता, या तो वो जानवर है या पशु है, ऐसी कुछ परिभाषा अरस्तु ने दी थी। प्राचीन काल में विद्याओं को 4 भागों में बांटा गया था। RBSC में लिखा हुआ है तो क्या पता एक ABCD में ये पॉइंट भी बना के आपको दे दे। तो त्रि वार्ता और अनविक्षी और दंड नीति, दंड नीति के अनुसार ये सब पहले चलता था। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अरस्तु ने इस विषय को नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स से अलग किया था। पहले ये राजनीतिक विज्ञान है ना ये अलग थी, किसके साथ थी, नीति शास्त्र के साथ थी जी। इसको अलग किसने किया था, अरस्तु ने किया था। ये एक स्वायत्त विषय का रूप दिया था किसने, अरस्तु ने। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता। राजनीतिक विज्ञान का नाम गॉडविन और मैरी वुलस्टोफ्राइस ने दिया था। क्या दिया था, राजनीतिक विज्ञान नाम, क्या नाम पूरा नाम दिया था, वुलस्टोनक्रॉफ्ट ने नाम दिया था राजनीतिक विज्ञान, जबकि ये पॉलिटिक नाम किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। अब इसकी कुछ परिभाषा या शब्दावली है। उदारवादी समझौते की कला कहते हैं इसको। बिस्मार्क संभाव्य की कला कहते हैं इसको। मार्क्स राजनीति घनीभूत अर्थनीति है। और डेविस स्टन जो व्यवहारवाद के जो जनक थे, मैंने बताया उत्तर व्यवहारवाद के, तो उन्होंने कहा है समाज में मूल्यों को अधिकारित आवंटन से हैं। और अरस्तु सर्वोच्च और परम विज्ञान है, अरस्तु ने पॉलिटी को कहा है। माइकल ऑक्सफोर्ड है ना, इसने कहा सीमाहीन समुद्र मानते हैं इसको, यानी कि ऐसा ये समुद्र है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसके अंदर गोते लगाते रहो, न इसका कोई नीचे जमीन के नीचे है न उसका कोई किनारा है, ऐसा मानते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ना उसकी कुछ विशेषताएं और कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण है ना ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया है ना। और व्यवहारवाद ये 1945 से 1970 के बाद 70 तक था व्यवहारवाद, उसके बाद आधुनिक राजनीतिक विकसित हुई थी 1970 के बाद। उत्तर व्यवहारवाद या व्यवहारवाद बाद में आए। व्यवहारवाद का जो काल है वो 1945 से 70 तक है। 70 के बाद उत्तर व्यवहारवाद जो मूल्यों की स्थापना की जाने लगी थी इस में। और 1971 में जॉन रॉल्फ की पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस ने पैराडाइम का काम किया, यानी कि इसको विकसित करने का काम किया था। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण की जो कुछ विशेषताएं हैं ये किस किस पे जोर देते हैं ये देखेंगे। तो ये मूल्यों पर जोर देता है। परंपरागत जो पहले जमाने में चलते थे मूल्यों पर जोर देते थे, अब तथ्यों पे जोर है। तथ्यों के आधार पर ही सत्य की खोज की जाती, कहते हैं ना। मूल्यों को सब शुभ अशुभ उचित अनुचित सही गलत की कसौटी पर कसा जाता है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में। अब इसको आगे हम पूरा डिटेल से भी देखेंगे। तथ्यों की सत्य खोज, सत्य की कसौटी होती है इसके अंदर, और कल्पना और आदर्शात्मक होता है ये परंपरागत दृष्टिकोण है ना। इसकी जो विशेषता है ये कल्पना पर आधारित है और आदर्शात्मक है, एक दूसरे की इज्जत करना, बड़ों की कदर करना, उस पर आधारित है। जबकि अब जो आधुनिक दृष्टिकोण है ना राजनीतिक शास्त्र का वो है व्यवहारिक और राजनीतिक, ये व्यक्तिनिष्ठ पर जोर देता है। पहले जो व्यक्तियों पर जोर दिया जाता था अब ये वस्तुनिष्ठ पर जोर दिया जाता है ना, परफेक्ट होना चाहिए। आदर्श राज्य की खोज करता है, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज करता है ये आधुनिक दृष्टिकोण, जबकि ये आदर्श राज्य की खोज करता है। जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है ना ये गुणात्मक है,
जबकि आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण ये परिमाणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। क्या है? दोनों हैं। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण, आरबीएससी बुक के ही नोट से आप पुरानी जो चलती थी, अगर आपके पास बुक हो तो वो मिला लेना। तो इसका 4 अर्थों में परिभाषित किया गया है। राज्य के अध्ययन के रूप में, फिर सरकार के अध्ययन के रूप में, फिर राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, फिर राज्य, सरकार और व्यक्ति, यानी कि तीनों के, पहले राज्य, फिर सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर राज्य, सरकार और व्यक्ति, चारों के रूप में इसका अर्थ परिभाषित। तो अब हम पढ़ेंगे राज्य के अध्ययन के क्षेत्र में क्या क्या परिभाषा है और इसके समर्थक कौन कौन है। तो इसके समर्थक है राज्य के अध्ययन के रूप में बलंटसली, गेरिस, गवर्नर, गैटेल, ये 4 व्यक्ति इसके समर्थक हैं। अब इनके अनुसार राज्य को क्या कहते हैं, गेरिस ने क्या कहा, गवर्नर ने क्या कहा, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बलंटसली के अनुसार इसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की स्थितियों, उसकी प्रकृति, रूपों, स्वरूपों, विकास को समझने का प्रयास करता है। यानी कि बलंटसली कह रहे हैं कि इसका संबंध है ना वो राज्य से है, जो राज्य की स्थितियाँ क्या होती हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसके रूप, स्वरूप, विकास को समझने का प्रयास करता है। गैरिस के अनुसार राज्य की शक्ति संस्था के रूप में मानता है। तो ये तो राज्य के रूप में मानते हैं और ये राज्य की शक्ति को मानते हैं। कौन? बलंटसली। किसको? परंपरागत दृष्टिकोण को मानते हैं शक्ति के रूप में, जो राज्य को समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उद्देश्य, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं को वित्तीय पहलू के रूप में। अब गवर्नर के अनुसार, गवर्नर इसका आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। गवर्नर ने कहा इसका आरंभ और अंत है ना दोनों राज्य के साथ ही होता है। गैटेल कहते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य में राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है, वो है राज्य। किसने कहा है? गैटेल ने कहा है। उसके बाद है सरकार के अध्ययन के रूप में क्या क्या है। तो सरकार के अध्ययन के रूप में जो समर्थक है वो है पॉल जेनिक, लीकॉक और सीले। वेरी इंपॉर्टेंट है, लीकॉक का पर्सन आ चुका है। तो पॉल जेनिक के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का सामाजिक शास्त्र का वह भाग है राज्य के आधार पर तथा शासन के सिद्धांतों को विचार किया जाता है। सिद्धांतों पर, यानी कि राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। किसके? शासन के सिद्धांतों पर। पहले राज्य को आधार बनाया जाता है। और फिर है लीकॉक के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन करता है, यानी कि सरकार का जो संबंध है ना उससे संबंधित अध्ययन करता है, वो है राजनीतिक शास्त्र। फिर है सीले ने कहा उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है। जैसे सीले के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो संपत्ति शास्त्र संपत्ति का अध्ययन करता है, जीव शास्त्र जीव का अध्ययन करता है, बीज गणित अंकों का, ज्यामितीय शास्त्र स्थान व ऊंचाई का अध्ययन करता है। उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र वो है शासन का अध्ययन या राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? सीले ने कहा है। इसी प्रकार से ये भी अध्ययन करता है। उसके बाद हम देखते हैं, पहले हमने राज्य का पढ़ा, अब सरकार का पढ़ा, फिर राज्य और सरकार अब दोनों के अध्ययन के रूप में हम पढ़ेंगे। इसके समर्थक कौन है? गिलक्राइस्ट, पॉल जेनिक, डिमॉक, है ना। ये आरबीएससी बुक के अनुसार है। तो RN गिलक्राइस्ट है ना, वो राजनीतिक विज्ञान का राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का संबंध होता है इसे, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य व सरकार दोनों की जो समस्या होती है ना उससे संबंधित होता है, वो कहते हैं गिलक्राइस्ट। राज्य और सरकार से संबंधित ये परिभाषा देते हैं। कौन देते हैं? गिलक्राइस्ट। अब देते हैं पॉल जेनिक, कहते हैं राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। पॉल जेनिक वहाँ क्या कहते थे? शासन के आधार पर सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता था। जब हमने पढ़ा था राज्य के रूप में और सरकार के रूप में उसने कहा था शासन के आधार पर सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये अब यहाँ कह रहे हैं राज्य के आधार पर सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये पॉल जेनिक दोनों तरफ परिभाषा दे रहे हैं, सरकार और इस पर राज्य सरकार दोनों पे दे रहे हैं ना। इसका ये जो दिमाग कह रहे हैं इसका संबंध राज्य व उसके यंत्र यानी कि यंत्र सरकार से, यानी कि राज्य होगा तो राज्य सरकार के बिना चल नहीं सकती। तो इन्होंने डिमांड रखी थी कि यंत्र सरकार के बिना ही राज्य नहीं चल सकता। अब चौथा लास्ट है राज्य के, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आरबीएससी बुक के अनुसार ये नोट्स मैंने बनाए हैं राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के, अब तीनों के अध्ययन के रूप में। तो लॉस्की, हर्मन हेलर इसके समर्थक हैं। लॉस्की ने कहा संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है, यानी कि जितने संगठित राज्य है ना उसके संबंधित जो मनुष्य का जो जीवन है ना उससे संबंधित है राजनीतिक शास्त्र का, उसलिए अध्ययन किया जाता है। राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों ही इम्पोर्टेंट है। राज्य के बिना सरकार नहीं हो सकती, सरकार के बिना राज्य नहीं हो सकता, व्यक्ति के बिना सरकार राज्य दोनों ही निरस्त हैं। व्यक्ति के बिना सब व्यक्ति पर ही संभव है। इसलिए तो परंपरागत दृष्टिकोण व्यक्ति आधारित है, मूल्य आधारित है, आदर्शात्मक है ना।
और हरमन यादव ने कहा राजनीतिक शास्त्र में सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यता द्वारा होता है। जो व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है ना, उसके आधार पर होता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य सरकार व्यक्ति के अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं कि हमारा समाज भी है तो उसके अंदर भी समाज होगा, व्यक्ति होगा, उसके कुछ नियम होंगे। जैसे परिवार के अंदर भी तो होगा, परिवार होगा, उसके बड़े व्यक्ति होते हैं, उसके आदर्शात्मक होते हैं, मूल्य होते हैं, उसको हम कदर करते हैं। और फिर व्यक्ति परिवार तो हो गई, उस पहले परिवार को देखते हैं, फिर समाज को देखते हैं, फिर राज्य देखते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य की जो सिद्धांत है, ये सब हम राज्य टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ राज्य सरकार के बिना अधूरा है, व्यक्ति के बिना अधूरा है, व्यक्ति राज्य सरकार के बिना अधूरा है। सब तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य और सरकार तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना किसी राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति या सिद्धांत हम नहीं मान सकते। तो ये मैंने पढ़ाया आपको आज। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। तो इसकी परिभाषा, इसके समर्थक और इसकी कुछ बुक्स आएगी वो भी बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आरबीएससी बुक के अनुसार पहले पार्ट में मैंने सिलेबस और एमसीक्यू करवाए थे, अब सेकंड पार्ट में नोट्स दिए और थर्ड पार्ट में भी नोट्स धीरे धीरे आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी के अनुसार सारे नोट्स दिए जाएंगे।